अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग, जो कि हमारे साथ पोस्ट आर फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसके केएमयू के 2022 के पेपर को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो अपने एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना शुरू करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ एमसीक्यूज़ मौजूद है, जिसमें MCQ नंबर 1 है। कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग अ माइग्रेन। ठीक है, कहते हैं कि एक पेशेंट है जिनको माइग्रेन हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे साथ नर्सिंग डायग्नोसिस में कौन सी चीज़ होगी जिसको हम प्रायोरिटाइज़ करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये चीज़ें जो है माइग्रेन में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपको दिया गया है एक्यूट पेन रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एंड केमिकल फैक्टर, ऑप्शन बी एंजाइटी रिलेटेड टू चेंज इन इलनेस, ऑप्शन सी हाइपोथीसिया रिलेटेड टू कॉम्प्लिकेशन एंड ऑप्शन डी इज़ रिस्क फॉर साइड इफ़ेक्ट रिलेटेड टू मेडिकल थेरेपी। तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन ए जो है ये क्या आएगा, करेक्ट आएगा। एक्यूट पेन मतलब पेशेंट को क्या होगी, माइग्रेन की वजह से एक्यूट सडनली उनको पेन जो है वो एक्सपीरियंस होगा, पेन वो उनको फील होगा। ठीक है, किस वजह से, बायोलॉजिकल और केमिकल फैक्टर की वजह से। ठीक है, क्योंकि जो माइग्रेन है इसमें हमारे साथ बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो एक्यूट पेन क्या होगी, एक्यूट पेन ये हमारे लिए जो है पहली एक फैक्टर होगा जिसको हम क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज़ करेंगे, इसको इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, सो प्रायोरिटी में हमारे साथ क्या आएगा, एक्यूट पेन आएगा। ऑप्शन ए हमारे साथ सही है। MCQ 2 में कहते हैं कि इन विच patron does a nurse collect data focus on the patient perceived level of health and well-being। कहते हैं कि हमारे साथ जो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न होता है, तो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न क्या, वो कौन सा पैटर्न है जिसमें हम पेशेंट की जो परसीव लेवल है उनके हेल्थ और वेलबींग के हवाले से, ठीक है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं या उसके बारे में हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न का वो कौन सा एलिमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 11 एलिमेंट इन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। 11 कंपोनेंट्स के बारे में हम क्या करते हैं, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न में डेटा गैदर करते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट हमारे साथ या जो कंपोनेंट आता है फंक्शनल हेल्थ पैटर्न में, वो हेल्थ परसेप्शन एंड हेल्थ मैनेजमेंट है। तो ऑप्शन बी आपके पास क्या है, करेक्ट आता है। हमारे साथ फंक्शनल हेल्थ पैटर्न का वो एलिमेंट जिसमें हम पेशेंट की हेल्थ और वेलबींग के हवाले से उनका जो परसेप्शन लेवल होता है कि वो कैसे सोचते हैं अपने सेहत के बारे में या अपने सेहत के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं, इसके हवाले से डेटा हम जब गैदर करते हैं, जमा करते हैं, तो वो हेल्थ परसेप्शन और हेल्थ मैनेजमेंट एलिमेंट्स के ज़रिए गैदर करते हैं। MCQ 3 में कहते हैं कि द मेडिकल टर्म एपनिया इज़ यूज्ड फॉर। हमारे साथ जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी एपनिया है, एपनिया मीन एब्सेंस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आएगा, सिसेशन ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, सिसेशन मतलब स्टॉपेज या एब्सेंस ऑफ ब्रीथ, सही है, तो ऑप्शन बी हमारे साथ सही आएगा। इसी तरह से MCQ 4 है, कहते हैं कि ओस्टियोपोरोसिस इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ। ओस्टियोपोरोसिस ये हमारे साथ किस चीज़ की बीमारी है, ठीक है, तो ये हमारे साथ बोन्स की बीमारी है, जिसमें बोन्स की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों, क्योंकि बोन्स में सोराख बनना शुरू हो जाते हैं, कैल्शियम जो डिपॉजिट हुए होते हैं तो उसकी डिपोजिशन शुरू हो जाती है। ठीक है, वो बोन से जो है बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, तो डेंसिटी ओवरऑल बोन की क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो ऑप्शन ए इसमें आपके पास सही आएगा। MCQ 5 में कहते हैं कि विच पेनक्रियाटिक सेल्स प्रोड्यूस इंसुलिन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंसुलिन में हमारे साथ जो आइसलेट ऑफ लैंगरहन है, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं, जिसमें अल्फ़ा सेल्स आ जाते हैं, बीटा सेल्स आ जाते हैं, डेल्टा सेल आ जाते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के सेल होते हैं। अल्फ़ा सेल का काम ये होता है कि ये ग्लूकागोन को सिक्रीट करता है, बीटा सेल जो है इंसुलिन को क्या करता है, सिक्रीट करता है। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारे साथ क्या आएगा, सही आएगा MCQs नंबर 5 में। MCQ 6 में कहते हैं कि a 50-year-old male with alcohol abuse present with jaundice, ascites and splenomegaly. Lab tests show elevated liver enzyme and low albumin. Most likely diagnosed। कहते हैं कि हमारे साथ 50-year-old एक मेल पेशेंट है जो कि अल्कोहल अब्यूज़ भी है, ठीक है, अल्कोहल अब्यूज़र भी हैं, और इसके साथ साथ उसको जॉइंडिस भी हुई है, इसके साथ साथ एसाइटिस भी हुई है, और इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन जो है वो भी हुई है। स्प्लीनोमेगली मतलब इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन जो है उसका साइज़ इनलार्ज हुआ है ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज़। जब उनके लेब टेस्ट हमने देखे तो लेब टेस्ट से हमें पता चला कि उनके लिवर में जो लिवर एंजाइम है, ठीक है, वो भी इंक्रीज़ हो चुके हैं, जबकि एल्ब्यूमिन लेवल जो है ये डिक्रीज़ हो चुका है। तो इन सारे डिटेल को देखते हुए आप क्या देखते हैं कि इनको किस तरह की बीमारी है या कौन सी बीमारी है इनको, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सिरोसिस ऑफ द लिवर, लिवर सिरोसिस इनको हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारे साथ सही है। MCQ 7 में कहते हैं कि प्राइमरी पैथोलॉजिकल फीचर ऑफ ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोआर्थराइटिस मतलब कि जब जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, तो इसको ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है, ओस्टियोआर्थराइटिस, सही है। तो इसका पैथोलॉजिकल फीचर क्या होंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियम मतलब साइनोवियल मेम्ब्रेन के बारे में कहते हैं, और ऑप्शन बी है डीजेनरेशन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो हमारे साथ जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, ठीक है, जो कि दो बोन्स के मिड पॉइंट में मौजूद होता है, ठीक है, तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है इसकी डीजेनरेशन क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, या डीजेनरेशन इसकी हुई होती है ओस्टियोआर्थराइटिस में, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपके पास इसमें सही आएगा। 7 में कहते हैं MCQs 8 में कहते हैं कि हाउ ऑफन शुड डायबिटिक क्लाइंट एक्सरसाइज टू मीट गोल। कहते हैं कि एक डायबिटिक पेशेंट के लिए पर डे के लिहाज से या पर वीक के लिहाज से कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। ऑप्शन ए है एटलीस्ट वंस अ वीक मतलब हफ्ते में एक बार करना चाहिए, या एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स अ वीक मतलब हफ्ते में 3 से 5 दफ़ा जो है इनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ऑप्शन बी आपके पास इसमें सही आएगा, ठीक है, कम से कम 3 से 5 टाइम हफ्ते में इनको एक्सरसाइज करनी होगी अपने डायबिटिक जो लेवल है, शुगर लेवल है, उसको मेंटेन रखने के लिए और अपनी हेल्थ स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए। MCQs 9 में कहते हैं कि प्रायोरिटी केयर फॉर अ क्लाइंट विद अल्जाइमर डिजीज़, वो पेशेंट जिनको अल्जाइमर डिजीज़ हुई होती है तो उनको हमने किस तरह की केयर देनी है, किस तरह की केयर को हमने प्रायोरिटाइज करना है, उसको इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है, या कौन सी केयर हमें पहले देनी चाहिए। तो ऑप्शन ए दिया गया है इनकरेज न्यू हॉबीज़ एंड ऑप्शन बी दिया गया है इंश्योर सेफ्टी एंड रूटीन। तो ऑप्शन बी आपके पास इसमें क्या आएगा, करेक्ट आएगा। अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है, अल्जाइमर डिजीज़ में जो मेमोरी लॉस है वो हुई होती है पेशेंट को, ठीक है, तो इस वजह से पेशेंट को कुछ पता नहीं होता बाज़ों का, ठीक है, तो इस वजह से उनकी सेफ्टी और जो रूटीन है उसको आपने क्या करना है, उसका आपने ख्याल रखना होता है। MCQs 10 रिस्पायरेटरी कंडीशन विद इन्फ्लेम और नैरो एयरवे काजिंग वीजिंग एंड कफिंग। कहते हैं कि हमारे साथ एक पेशेंट है, ठीक है, जिनको रिस्पायरेटरी एबनॉर्मेलिटी हुई है, जिसमें जो एयरवे है वो नैरो हुआ है या इन्फ्लेम हुआ है, ठीक है, वहाँ इन्फ्लेमेशन हुई है या वो एयरवे जो है नैरो हुआ है, जिसकी वजह से वीजिंग और कफिंग पेशेंट को हो रही हैं। तो ये हमारे साथ किस तरह की रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होगी, ठीक है, अस्थमा होगा, ट्यूबरकुलोसिस होगी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होगा, ठीक है, टीबी होगी, क्या है ये, तो ये हमारे साथ अस्थमा है, ठीक है। अस्थमा में हमारे साथ जो एयरवे होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, कफ हो जो नैरो होने की वजह से वीजिंग होती है और कफिंग होती है। तो ऑप्शन ए हमारे साथ करेक्ट है।
MCQs 11 में कहते हैं कि ड्रग यूज़ फॉर एंजाइना, एंजाइना के लिए जो कॉमनली ड्रग यूज़ होता है, जो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है, ठीक है, वो हमारे साथ क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन है, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। ऑप्शन ए आपके पास ठीक आएगा। 11 में कहते हैं कि ग्लासगो कोमा स्केल एसेसेस, ग्लासगो कोमा स्केल के ज़रिए हम क्या करते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल के ज़रिए हम न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को एसेस करते हैं कि पेशेंट जो है हमारे साथ कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए हमारे साथ जो टूल यूज़ होता है उसको हम ग्लासगो कोमा स्केल कहते हैं, ठीक है। तो ये हम न्यूरोलॉजिकल स्टेटस इसके ज़रिए चेक करते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 13 में कहते हैं कि रिस्क फॉर इन्फेक्शंस फॉल्स अंडर विच नेंडा डोमेन, कहते हैं कि हमारे साथ जो नेंडा डोमेन है, तो नेंडा डोमेन के कौन से डोमेन में हमारे साथ रिस्क फॉर इन्फेक्शन आता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रिस्क फैक्टर के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के होने का ख़दशा होता है। तो ऑप्शन ए सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन या ऑप्शन बी एक्टिविटी रिस्क। तो ऑप्शन ए हमारे साथ क्या है, सेफ्टी प्रोटेक्शन में हमारे साथ रिस्क फॉर इन्फेक्शन, ये हमारे साथ सेफ्टी या प्रोटेक्शन के डोमेन, नेंडा के जो मुख्तलिफ डोमेन थे, तो उसके सेफ्टी और प्रोटेक्शन डोमेन में हमारे साथ रिस्क फॉर इन्फेक्शन आता है, ठीक है, जिसमें हम मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। 14 में कहते हैं कि हीमाटोलॉजिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक रेनल फेलियर, क्रॉनिक रेनल फेलियर की वजह से जो हीमाटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन आती है, तो कौन सी हीमाटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन आती है, तो एनीमिया आता है, ठीक है, एनीमिया आता है। क्यों? क्योंकि जो किडनी है वो हीमोपोइटीन को प्रोड्यूस नहीं करता या एरिथ्रोपोइटीन को प्रोड्यूस नहीं करता, जिसकी वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है, ठीक है, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो एनीमिया हमारे साथ इसमें क्या आएगा, करेक्ट आएगा। 15 में कहते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस इम्पीड कोरोनरी ब्लड फ्लो बाय, एथेरोस्क्लेरोसिस ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें जो वेसल्स होते हैं टूवर्ड हार्ट की तरफ जो जा रहे होते हैं, या दूसरे जो वेसल्स होते हैं वहाँ पर प्लेग जमा हो जाता है, वहाँ पर प्लेग जमा होने की वजह से थ्रोम्बस बन जाता है, जो कि क्या करता है, क्लोट बनाता है। क्लोट बनाने की वजह से ब्लड फ्लो टूवर्ड अदर वेसल्स जो है वो क्या हो जाती है, या टूवर्ड ऑर्गन्स जो है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, और ऑर्गन्स की तरफ ब्लड नहीं जाती या बहुत कम मिकदार में जाती है, तो इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस इम्पीड कोरोनरी ब्लड फ्लो बाय व्हाट, बाय प्लेग ऑब्स्ट्रक्शन इन द आर्टरीज, आर्टरीज में जो प्लेग बने जाता है, जो हार्ट लाइक मटेरियल होता है, जो कि रग में बन जाता है क्लोट के फॉर्म में, और वो क्या करते हैं, आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स की तरफ ब्लड फ्लो नहीं जा पाती। तो एथेरोस्क्लेरोसिस इम्पीड कोरोनरी ब्लड फ्लो, ठीक है, बाय प्लेग ऑब्स्ट्रक्शन इन द आर्टरीज। ऑप्शन ए हमारे साथ इसमें सही आएगा। 16 में कहते हैं एबनॉर्मल प्लेसेंटा डेवलपमेंट कवरिंग द सर्विक्स, कहते हैं वो एबनॉर्मल प्लेसेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से जो कि क्या करता है, सर्विक्स को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। सर्विक्स आप जानते हैं ना, ठीक है, उसको कवर कर लेता है। तो ऐसे एबनॉर्मल, ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे साथ एबनॉर्मल प्लेसेंटा डेवलप्ड हुई हो, और उस एबनॉर्मल प्लेसेंटा की वजह से जो सर्विक्स है वो कवर्ड हुआ हो, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया। ऑप्शन ए हमारे साथ इसमें सही आएगा। 17 में कहते हैं कि नोट एन एंटीपार्टम चेंज, नोट एन एंटीपार्टम चेंज, एंटीपार्टम चेंज डिक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। अच्छा जी, इसकी समझ मुझे नहीं आ रही, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, फ़िलहाल इग्नोर कर लेते हैं, ठीक है, इसको फिर बाद में दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोस्ट कॉमनली इफेक्टिव वाल इन वल्व्यूलर हार्ट डिजीज़, हमारे साथ वल्व्यूलर हार्ट डिजीज़ में जो सबसे कॉमनली जो वाल इफ़ेक्ट होने वाला होता है या जो होता है, वो कौन सा वाल होता है, वो मिट्रल वाल होता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। 19 में कहते हैं कि नोट कंसीडर ऑब्जेक्टिव डेटा, वो कौन सा डेटा होता है जिसको हम ऑब्जेक्टिव डेटा नहीं कहते। दो तरह के डेटा होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव डेटा
जिसको हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है। सो लाइब्रेरी टेस्ट रिज़ल्ट या पेशेंट सेल्फ रिपोर्टेड पेन लेवल। पेशेंट जब आपको बताते हैं कि मुझे बहुत पेन हो रही है या कम पेन हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही, तो ये हमारे साथ ऑब्जेक्टिव डेटा में नहीं आता बल्कि सब्जेक्टिव डेटा में आता है। वो डेटा जो कि आपको पेशेंट खुद प्रोवाइड करे उसको हम सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं, और वो डेटा जो कि आप पेशेंट के साइन सिम्टम्स को देखते हुए, उसके फिज़िकल अपीयरेंस को देखते हुए या लैब रिजल्ट्स वगैरह को देखते हुए उससे हासिल करते हैं, तो इस तरह के डेटा को हम ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। MCQs 20 में कहते हैं कि मेजर रेशनल फॉर एस्पायरिन इन रिमोटॉइड अर्थराइटिस। रिमोटॉइड अर्थराइटिस में हम ज़्यादातर जो है एस्पायरिन को यूज़ करते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? बिकॉज दे रिड्यूस जॉइंट इन्फ्लेमेशन। जॉइंट इन्फ्लेमेशन को ये क्या करती है? रिड्यूस करती हैं। तो ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ सही आएगा। 21 में कहते हैं कि डेटा डिटेक्टेबल बाय एन ऑब्जर्वर। देखिए वो डेटा जो कि आप जब पेशेंट को क्या कर रहे होते हैं, एसेस कर रहे होते हैं और आप उसको खुद ब खुद एब्जॉर्ब करते हो, ठीक है। पेशेंट आपको नहीं बताता बल्कि पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए आप उसको खुद ब खुद हासिल करते हैं, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ सही आएगा। MCQs 22 में कहते हैं कि विच लेबॉर्ट्री टेस्ट एसेसेस ऑक्सीजनेशन एंड एसिड बेस बैलेंस इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे साथ वो टेस्ट, ठीक है, जिसके ज़रिए हम ब्लड की जो एसिडिटी बेसिसिटी है उसको जानने की कोशिश करते हैं और ब्लड की ऑक्सीजनेशन लेवल या सैचुरेशन लेवल को चेक करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस टेस्ट कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें आपके पास सही आएगा, ABGs टेस्ट जिसे हम कहते हैं। 23 में कहते हैं विच पेशेंट शुड बी असाइन टू अ नर्स न्यू टू न्यूरोलॉजिकल केयर। कहते हैं कि किस तरह के पेशेंट जो है हम उस नर्स को देंगे जो कि अभी अभी न्यूरोलॉजिकल केयर में वो नई आई है, उनको अभी इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ 24-year-old न्यूली डायग्नोज विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मतलब वो पेशेंट जिनकी एज 24 ईयर है, ठीक है, और उनको अभी मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुई है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट जो हैं हम जो नई अभी इंचार्ज नर्स आई है न्यूरोलॉजिकल केयर में, ठीक है, उनको के हवाले करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट हम इनके हवाले नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इनको अभी इतनी एक्सपीरियंस नहीं हुई है, नई आई है इस डिपार्टमेंट में। 24 में कहते हैं इनवॉलंटरी ब्रीथिंग इज़ कंट्रोल बाय। तो आप सबको पता है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा और हमारे साथ जो पोन्स है ये इन्वॉल्व होते हैं, ये हमारे साथ कंट्रोल सेंटर है, हमारे ब्रीथिंग को क्या करती है? इनवॉलंटरी ब्रीथिंग को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है? न्यूरॉन्स इन द मेडुला एंड पोन्स। पोन्स और मेडुला में जो न्यूरॉन्स होते हैं, तो ये इनवॉलंटरी ब्रीथिंग को क्या करती है? कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। 25 में कहते हैं कॉमन काज ऑफ स्मॉल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन। स्मॉल बोवल मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है, जो ब्लॉकेज आता है, तो उसकी कॉमन वजह क्या है? एडहेशन मतलब पोस्ट सर्जिकल स्केरिंग, डायवर्टिकुलाइटिस, ठीक है, या गाल स्टोन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, एडहेशन, ठीक है। 26 में कहते हैं कंडीशन इंक्रीजिंग यूरिक एसिड स्टोन रिस्क। वो कंडीशन जिसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन के जो रिस्क है वो इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। आपके क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर या आपकी किडनी में यूरिक एसिड स्टोन के बढ़ने का या पैदा होने का खदशा बढ़ता है, तो उसके पीछे जो कंडीशन है वो क्या है? हाइपरकैल्सीमिया या हाइपर यूरिसीमिया। जब आपके ब्लड में यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से जो यूरिक एसिड स्टोन है उसके बनने का खदशा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आएगा। गाउट ये हमारे साथ वो एबनॉर्मल कंडीशन है जो कि जिसमें क्या होता है, हाइपर यूरिसीमिया हो रहा होता है, ठीक है। मतलब आपके ब्लड में यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से फिर यूरिक एसिड स्टोन के बनने का खदशा बढ़ जाता है। 27 में कहते हैं कि पेप्टिक अल्सर कॉम्प्लिकेशन विद रिजिड एब्डोमेन।
एब्डोमेन जो है वो सख्त हुआ है, इसके साथ साथ जो है पेप्टिक एसिड के और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है पेप्टिक एसिड की वजह से और कौन कौन से मसाइल जो है पेशेंट को हो सकते हैं। तो परफोरेशन हो गई, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो गई जिसे हम हेमाटेमेसिस, जिसमें फिर क्या होता है हेमाटेमेसिस मतलब ब्लड इन वॉमिटिंग और मिलेना हो गए, ठीक है। और परफोरेशन में सर्जिकल इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। पेप्टिक अल्सर की वजह से ये काज हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन है। पर्पस ऑफ बोन मेरो ट्रांसप्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट जो है ये हम किस मकसद के लिए करते हैं, ताकि जो डैमेज मेरो है उसको हेल्दी सेल के साथ क्या किया जा सके, रिप्लेस किया जा सके। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 29 में कहते हैं प्रायोरिटी इंटरवेंशन फॉर न्यूरोपनिया के लिए हमारे साथ जो पहली इंटरवेंशन है जो कि हम देंगे पेशेंट को, तो वो क्या है, स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन, ठीक है। हैंड हाइजीन जो है इसका उनको बहुत ज़्यादा कहेंगे कि वो अपने हाथों की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टोमाटाइटिस साइन, हमारे साथ स्टोमाटाइटिस के क्या अलामात होते हैं, ठीक है। स्टोमाटाइटिस तो आप जानते हैं ना, ठीक है। सो रेड ओपन अल्सर ऑन ओरल म्यूकोजा, ओरल मेम्ब्रेन जो है इस पर रेड ओपन अल्सर, छोटे छोटे दाने जो है वो निकल आना, ये हमारे साथ साइन है स्टोमाटाइटिस के। 31 में कहते हैं नॉन मॉडिफिएबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ रिस्क फैक्टर, हमारे साथ जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको हम ठीक नहीं कर सकते उसको नॉन मॉडिफिएबल कहते हैं। तो हेरिडिटरी जो है ये हमारे साथ एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये पैदाइशी तौर पर होती है, ठीक है। डाइगोजिन एडमिनिस्ट्रेशन रूल क्या है, डाइगोजिन जब हम पेशेंट को देते हैं तो किस कंडीशन में देंगे, जब अवॉइड इफ़ हार्ट रेट इज़ लेस दैन 60 बीट पर मिनट, अगर हमारे साथ हार्ट रेट जो है ये 60 बीट पर मिनट से कम हो, ठीक है, 60 बीट पर मिनट से हार्ट रेट कम हो तो ऐसी कंडीशन में हम डाइगोजिन जो है फिर नहीं दे सकते। ऑर्टिक स्टेनोसिस सिम्टम, और ऑर्टिक स्टेनोसिस किसे कहते हैं, नैरोविंग ऑफ द वेसल। सो ऑर्टा के जो वेसल है वो जब नैरो होंगे तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन, थोड़ी सी भी आप हरकत करते हैं तो आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, सांस फूलता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें हमारे साथ करेक्ट है और बाकी जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। MCQs 34 में कहते हैं एटियोलॉजी इन नर्सिंग डायग्नोसिस में, नर्सिंग डायग्नोसिस में एटियोलॉजी का मतलब क्या है, एटियोलॉजी का मतलब काज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, ठीक है, मतलब वजह या वो फैक्टर जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं किसी कंडीशन को काज करने में। 35 में कहते हैं पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस काजेज, पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस किस वजह से काज होती है, एस्ट्रोजन डिक्रीज़ होने की वजह से, ठीक है। ऑप्शन सी हमारे साथ इसमें करेक्ट आएगा। 36 में कहते हैं पुअर यूरिन आउटपुट, पुअर यूरिन आउटपुट हमारे साथ कितना होता है, ठीक है। पुअर यूरिन आउटपुट के लिए हमारे साथ जो मेडिकल टर्म यूज़ होता है उसको हम ओलिग्यूरिया कहते हैं, ठीक है। ओलिग्यूरिया मतलब मतलब दिन में 1 या 2 मरतबा यूरिन पास करना, इसको ओलिग्यूरिया कहते हैं। ओली मतलब फ्यू, ठीक है, पोली मतलब मैनी और मोनो मतलब 1 दफ़ा, ठीक है, डाई मतलब 2 दफ़ा, ओली मतलब फ्यू 2-3 से ज़्यादा, ठीक है, लेकिन 10, 12, 13 से कम, ठीक है। सो ओलिग्यूरिया जो है ये हमारे साथ पुअर यूरिन आउटपुट है। जब हमारे साथ यूरिन आउटपुट वो लेस देन 400 ml पर डे हो, पर डे के लिहाज से आप यूरिन 400 ml से कम पास करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका यूरिन आउटपुट क्या है, पुअर है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे साथ एडवांस कॉन्सेप्ट एंड नर्सिंग KMU 2022 का पास पेपर जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ स्टेटमेंट्स की समझ आप लोगों को आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।